अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, मुल्क के सियासी लैंडस्केप की सूरत हाल पर अगर नज़र डाली जाए तो कुछ यूं है कि एक तरफ आज आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान हलफ उठा लिया है। हुकूमत साजी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है और काबीना भी आज रात तक फाइनलाइज हो जाएगी। रिलीफ पैकेजेस भी आना शुरू हो गए हैं आवाम के लिए, यानी बज़ाहिर हुकूमत पटड़ी पर चढ़ चुकी है और अब पॉलिसी साजी का प्रोसेस शुरू होगा। मगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो वहाँ हमें नज़र आती है ऑपोजिशन और ऑपोजिशन में बढ़ती हुई बेचैनी। सड़कें हों या ऐवान, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन अपनी तमाम कोशिशें कर रही है, मगर कैसे ऑपोजिशन कुछ हासिल कर भी पाएगी? सवाल हमारा ये है कि हुकूमत की बस तो चल पड़ी है, मगर ऑपोजिशन का बस कब चलेगा? यही सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से। आप सबका बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, जो एक्टिविटीज़ इस वक्त हम ऑपोजिशन की देख रहे हैं, ज़ाहिर आज एहतजाज भी किया गया PTI की जानिब से, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं वहाँ पर, फिर ऐवान के अंदर भी हम एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, इससे हासिल हुसूल कुछ हो सकेगा? देखिए, ऑप्शंस जो होती है ना, पहले तो ज़रा देख लेते हैं जल्दी से कि ऑप्शन किसको कहते हैं। ऑप्शन ये नहीं होती कि मेरा दिल क्या चाहता है, ऑप्शन ये नहीं होती कि मैं चाहता हूँ ये हो जाए और वो हो जाए और अगर ऐसा हो जाए। ऑप्शन वो होती है जो डूएबल हो, आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये ऑप्शन PTI के पास या अपोजिशन के पास नहीं है कि वो हुकूमत बनाए, तो वो इसकी तरफ तवज्जो ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि ये ऑप्शन है ही नहीं। तो पहले तो हमने ये देखा कि ऑप्शन वो होती है जिस पे काम किया जा सके, ख्वाहिश को ऑप्शन नहीं कहते। ठीक है, देखें, आपने ऑपोजिशन की बात की है तो अभी जो एहतजाज भी आज हमने देखा और फिर पकड़ धकड़ भी हमने देखी। आप शोर शराबा कर लें पार्लियामेंट में, आप सड़कों पे एहतजाज कर लें, आपको मिलेगा क्या? आपके बहुत सारे लोग जो है वो जेलों में जाएंगे, बहुत सारी जो है वो चीज़ें ख़राब होंगी और आपका इंप्रेशन, क्योंकि आपको चाहिए क्या? क्या एहतजाज करना मकसद है या कोई पॉइंट प्रूव करना मकसद है? या अगर आप साफ सोचते हैं तो आपका मकसद ये है कि आपको आपका खोया हुआ मैंडेट मिले और आपको जो आपकी यानी आपके वोटर्स ने आप पे एतमाद जाहिर किया उसको खुल के सामने से उसकी रिफ्लेक्शन सामने आए। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर आप कंटेनर लेके आ जाते हैं, अगर आप यानी सड़कों पे एहतजाज करते हैं, पार्लियामेंट में शोर शराबा करते हैं, किसी को बोलने नहीं देते और बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, तो क्या आपका मकसद पूरा हो जाएगा? मेरे ख्याल में नहीं होगा। और होगा क्या और करना क्या चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये मौका है कि पाकिस्तान की तारीख में एक मजबूत जो अपोजिशन है उसकी बुनियाद पड़ सके। और वो मजबूत अपोजिशन ये नहीं है कि बोलने नहीं देगी, शोर करेगी, बिलों को फाड़ देगी। मजबूत अपोजिशन का मतलब ये है कि आप कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेट करें, मुस्बित तरीके से जो आपके बिल पेश होते हैं, जो आपकी कानून साजी है, जो और फिर दूसरी बात यह है कि आप बताएं कि हम अपोजिशन में भी रह के तो अवाम की फलाह बहबूद की तरफ तवज्जो हमारी मौजूद होती है। और हमें सिर्फ अपना नहीं पड़ा हुआ कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हमारा सदर नहीं है, हमारे मिनिस्टर नहीं है, काबीना में हमारा कोई नहीं है। तो पहली बात तो ये है, ठीक है, कि आपने पाकिस्तान में एक मजबूत अपोजिशन की बुनियाद रखनी है और ये एक बड़ा सुनहरी मौका है। अच्छा, दूसरा ये कि सड़कों की बजाय, सड़कों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, यकीन कर लीजिए, क्योंकि इलेक्शन होने थे वो हो गए, रिजल्ट आने थे वो आ गए, वो फॉर्म 45, 47 के झगड़े हमने देख लिए, इलेक्शन कमीशन ने काम करके अपने घर को चले गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इलेक्शन का रिजल्ट आपका अगर बदलना चाहते हैं, आप अपनी रिजर्व सीटें लेना चाहते हैं, आप अपना सही जो हक है वो लेना चाहते हैं, तो वो आपको सड़कों से नहीं मिलेगा। उसके लिए यह है कि अदालतें मौजूद हैं, तो आप सीधा रास्ता अगर इस्तेमाल करें, अदालतों के जरिए आप लें। और उसमें यह है कि अपने मामलात सीधे करने हैं। एक तो ये हो गया कि अपना हक लेना है, दूसरा ये कि अगर आप आगे की सोचते हैं, देखिए ये कोई पाकिस्तान की तारीख का आखिरी इलेक्शन था कि इसके बाद कोई इलेक्शन ही नहीं होगा, तो आप अगले इलेक्शन की क्यों नहीं तैयारी करते? आप ये क्यों नहीं करते कि हम अपोजिशन में हैं और इस हुकूमत को हम एक्सपोज करेंगे, इसके लूप होल्स देखेंगे, इसकी वीकनेसेस देखेंगे, ताकि लोगों को पता लगे कि ये जो है असल में लीडर्स ये नहीं है, असल में इनको सियासत नहीं आती, असल में ये इस काबिल नहीं थे कि इनको हुकूमत दी जाती। ये होती है चीज जो कि कोई भी सियासतदान जब अपोजिशन में आता है
कि हम जो बनी हुई हुकूमत है उसको एक्सपोज करेंगे और साथ ही अपने नंबर भी बढ़ाएंगे। अब सड़कों पे तो आपके नंबर नहीं बढ़ने, शोर शराबा करने से तो नंबर नहीं बढ़ने। नंबर आपके कैसे बढ़ने हैं, उसके लिए यह है कि आप अदालती रास्ता देखें और अपने लीडर को कोशिश करें कि वो जेल से बाहर आए। इस तरह नहीं जबरदस्ती जेल तोड़ के, वो अदालत के दरवाजे के रास्ते से होके बाहर आए। अब इमेजिन कीजिए ना कि अगर अदालत किसी वजह से फैसले कर देती है कि ठीक है जी, नंबर 1 इनको तो रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद वगैरह ये वो यानी पीटीआई, इनको रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। यहां तक हुआ कि खोसा साहब और ये जो हमारे गौहर साहब है, इन्होंने कहा जी कि अगर हमारे हक में फैसला होता है तो हो सकता है कि सदर का इंतखाब भी दोबारा करना पड़े। इस तरफ चले ना, ठीक है, ये सीधा रास्ता है। और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी पार्टी का जो मायार है उसको कायम रखें। जोर जबरदस्ती, धांधली, धौंस जो है, इसके नारे जो है लगाने बंद किए जाएं और सीधे तरीके से सोचा जाए। और मैं इस वक्त की आखिरी बात जी, देखिए, सियासत का मौसम बदलने में देर नहीं लगती। सही। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये सीधे रास्ते पे, अदालती रास्ते पे चले, शोर शराबा छोड़े और पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। हाँ, इसका उर्दू तर्जुमा ये कि प्ले सेफ। राव खालिद साहब, हम एनार्किक ऑपोजिशन ही देखेंगे कि बस चलने नहीं देना हुकूमत को, क्या यही मकसद होना चाहिए एक ऑपोजिशन का, या फिर थोड़ा होराइजन और विजन ब्रॉड करने की ज़रूरत है? जी, एक तो हमारे यहाँ जो अपोजिशन की रही है रवायती तौर पे तरीक़ाकार, वो इसी किस्म का रहा है और हमेशा से उसका काउंटर प्रोडक्टिव रहा है। मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। जब 90 में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत दोबारा आई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत डिसमिस हुई थी, साख खान साहब ने की थी, तो आते ही अभी उनको महीना 2 महीने नहीं हुए थे, उन्होंने ट्रेन मार्च शुरू कर दिया जी, जो कि एक्सट्रीम स्टेप होना चाहिए था मेरे हिसाब से, और पॉलिटिकल पंडित्स भी यही कह रहे थे। इसी तरह जब बेनज़ीर दोबारा आई, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसी किस्म के मार्च और सारा धरने और वो शुरू कर दिए आते ही, जो कि लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे आप करते हैं। आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस इमीडिएटली हैं, जैसे कि चैलेंजेस की बात की नजम साहब ने, इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके मुकदमात हैं, उनको सज़ाएं हुई हैं। वो बहुत बड़ा चैलेंज है पीटीआई के लिए कि उनको किस तरह से उन्होंने अंडू करना है और उनको बाहर लेके आना है ताकि रहनुमाई प्रॉपर तरीके से हो सके और वो अपना जो भी सिलसिला है सियासी वो आगे बढ़ा सके। जो अदालती रुकावटें हैं उसमें वो किस तरह से दूर की जाएंगी, ये बहुत बड़ा। फिर अगर वो बाहर नहीं आते तो हम अभी देख रहे हैं कि कुछ दरारें पैदा हो रही हैं, कोई बयानात के हवाले से पीटीआई के अंदर, तो उसको इकट्ठा रखना बुनियादी तौर पे ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए, ऐसे सिलसिला होना चाहिए जो भले पार्लिमानी कमेटी की सूरत में हो, लेकिन वो पीटीआई की जो पार्लियामेंट से बाहर लोग हैं उनको भी, सूबों में जो हैं उनको भी सबको साथ लेके चले ताकि वो मज़ीद उनके अंदर वो पैदा ना हो चीज़ें। फिर उनको आइनी मामलात, इंतखाबी धांधली, मखसूस नशिस्तें, निशान की वापसी, ये वाले चैलेंज दरपेश हैं जो कि यकीनन अदालतों से हल होने हैं। आप हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एहतजाज रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त कहा नजम साहब ने, ये अदालत से ही हल होनी है। इलेक्शन कमीशन करे, अदालतें करें, वहीं से आपको रिलीफ मिल रहा है। तो आप अगर पहले दिन से ही आप आखिरी स्टेप पे चले जाएंगे, एहतजाज और धरने और सारा वो, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन फिर अगर उसका रिजल्ट कोई नहीं निकलता, जो कि नहीं निकलना हमने देखा है तारीख में, तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या बचती हैं? फिर आप वो घूम घुमा के वहीं बोर्ड के नीचे फिर आ जाएंगे, फिर उसका क्या फ़ायदा? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हुकूमत, हम अगर तकाबली जायज़ा ले, हुकूमत के सारे चैलेंजेस के साथ साथ जो हमारे यहाँ रवायती तौर पे एक पेज की बात की जाती है, पीटीआई के लिए वो बहुत बड़ा इशू है 9 मई के बाद से।
ज़ाहिर है पीटीआई की इस वक्त केपी में हुकूमत है, तो अली अमीन गंडापुर साहब का जो एक हमें बिहेवियर नज़र आ रहा है, वज़ीर आज़म से वो मिलना पसंद नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि जी सदर की हल्फ बर्दारी में मैं शिरकत नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसको आईनी मानता ही नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं ये सही उनकी स्ट्रैटेजी है, या फिर ये वही स्ट्रैटेजी जो खान साहब भी लेकर चल रहे थे कि जब वो सिंध जाते थे तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नहीं मिलते थे, वही स्ट्रैटेजी इस वक्त? क्या इसका नुकसान होगा पीटीआई को? मेरा ख्याल है ये 30-40 साल पुरानी सियासत है, ये इस तरह से मामलात नहीं चलेंगे पाकिस्तान के। मैं यही कह रहा हूँ कि जो चैलेंजेस हैं हमारे बुनियादी तौर पे, उनको अगर हम सामने रखें तो ये इस किस्म की चीज़ें नहीं चलेंगी। आप अगर सियासी मैदान में अपना लड़ाई झगड़ा जारी रखेंगे इस किस्म का, जिसमें आप एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते, इख्तिलाफात अपनी जगह पे, उसको आप रजिस्टर कराएं, हर फोरम पे कराएं। अपना जो मुश्तरका मुफादत कौंसिल है वो सूबे अपना वहाँ रजिस्टर करा सकते हैं, अपने ख़तो किताबत में प्रोटेस्ट रजिस्टर करा सकते हैं, रेजोल्यूशन कर सकते हैं असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर अपना केस, उनकी इतनी तगड़ी मौजूद है ताकत, उसमें वहाँ अपना सारा रोल प्ले कर सकते हैं। तो वो तरीका अगर इख्तियार किया जाए और बेहतर तरीके से इसको लेके चला जा सकता है। ये प्रोटेस्ट तो आप साल बाद भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां आप देखते हैं कोई नतीजा नहीं निकलना, ना अदालतों से, ना इलेक्शन कमीशन से, ना पार्लियामेंट के अंदर से कुछ सुनवाई हो रही है, और मामलात मुल्क के खराब हो रहे हैं, आपकी पार्टी के नहीं मुल्क के खराब हो रहे हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन होगी। और उस वक्त आपको, मेरा ख्याल है कि अवामी हमायत भी होगी और शायद कोई इनकी इत्तेहादी भी कुछ टूट के आपके साथ आ जाए अपनी सियासत बचाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही। यानी बेस्ट जो है वो आखिर के लिए ज़रा प्रिजर्व करके रखना चाहिए। साकिब ये बताइए कि अब ज़ाहिर पीटीआई ने कहा है कि हम मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, फॉर्म 45 का भी जो मसला चल रहा है, वहाँ पर अगर रिलीफ मिल जाता है पीटीआई को तो फिर क्या होगा? क्या ये सारा प्रोसेस, वही बात जो हम सवाल बार बार करते हैं कि जो प्रोसीजर्स अब तक हो चुके हैं, तमाम इंतखाबात पार्लियामेंट के अंदर, क्या ये सारा प्रोसीजर रिवर्स करना पड़ जाएगा? होगा क्या? रिवर्स तो शायद जो है वो नहीं होगा, लेकिन अब की बार जो एहतजाज की बात की जा रही है या अपोजिशन की बात हो रही है, मेरा ये ख्याल है कि पहले की बनिस्बत काफ़ी फ़र्क है। वो इस तरह के 2008 की अपोजिशन हो, 2013 की हो या 18 की हो, वहाँ पे मतलब 13 में जो पीटीआई थी तब की, जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने इनिशियली कहा 4 हल्के खोलें, फिर ये बात होती रही कि धांधली हुई है। फिर 18 में जो अपोजिशन थी उन्होंने भी ये बातें की, लेकिन अब की बार एक चीज़ ऐड हुई है, वो है मखसूस नशिस्तें। अब तकरीबन ये 70 के करीब या इसके राउंड अबाउट जो है नशिस्तें बनती हैं। ये प्योरली मतलब ऐसा नहीं है, ये जो बाकी नशिस्तें हैं जिन पे फॉर्म 45 इस तरह के इश्यूज़ हैं, वो 25-30 नशिस्तें वो अलग हैं, लेकिन ये प्योरली पंजाब, मरकज़, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा वहाँ एडमिटेड है। उसमें एक टेक्निकल इशू की वजह से वो सारी जो है वो तकसीम कर दी गई। ठीक है। तो इसलिए अब की बार की जो अपोजिशन है, जो एहतजाज है, वो मुख्तलिफ है और रहेगा। अच्छा। ये बज़ाहिर मुझे नहीं लगता ख़त्म होने वाला है। अच्छा। जहाँ तक बात है अदालतों की या इलेक्शन कमीशन की, 8 फरवरी से लेकर आज जो है वो 9 मार्च तक जो है वो अगर देखें, एनालिसिस करें कि क्या इन इश्यूज को एड्रेस किया गया है, तो इसका जवाब है नहीं किया गया। एक सिंगल इशू को भी एड्रेस नहीं किया गया। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो अपोजिशन, एक तो पार्लियामेंट के अंदर बहुत वाइब्रेंट अपोजिशन होगी और टफ टाइम देगी। उसकी वजह यह है कि जो पीटीआई है प्योरली इनका अपोजिशन लीडर पहली दफ़ा बन रहा है पार्लियामेंट में। इससे कबल 2013 में जो है वो खुर्शीद शाह साहब थे, उसके बाद 2018 में भी जो पीटीआई गवर्नमेंट में थी, और अब जो है वो पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर इनका होगा। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हो सकता है इनको जो है वो मिल जाए, या बाकी जो कमेटीज़ हैं उनमें इनका रोल जो है वो बढ़ेगा। तो पार्लियामेंट के अंदर तो रोल होगा ही होगा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि एहतजाज ये जारी रहेगा, और एहतजाज का मकसद ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना कि इनके हवाले से इन इशू को जल्द अज जल्द रिजॉल्व किया जाए। जो अदलिया है वो इस किस्म के जो चल रहे होते हैं
एहतजाज, प्रोटेस्ट या जो तकारीर हो रही होती हैं, इनके कभी भी वो असर नहीं लेते, लेकिन ना चाहते हुए भी बज़ाहिर एक सिनेरियो का असर बन रहा होता है कि एक जमात जो है वो बार बार ये कह रही है कि हमारे जो है वो जुडिशल तहकीकात की जाए, इंक्वायरी की जाए, जिस तरह जो है वो फॉर्म 45 का मसला रहा तो बार बार वो कह रहे हों। फिर दूसरा जो टेक्निकल इशू है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में सारे आज़ाद लोग चले गए और उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया कि इनकी तो मखसूस नशिस्तें बनती ही नहीं। अब सवाल ये है कि इनकी मखसूस नशिस्तें नहीं बनती, यहां तक तो ठीक है, कानून ये हो गया, अब यही मखसूस नशिस्तें दूसरों को दे दी। अब दूसरों को देने का मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये है कि ये आगे चलकर 2/3 मेजॉरिटी में वो चले जाएंगे और उस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है कि जहां पे बिल्कुल वो आजादाना जो है वो कानून साजी भी कर सके। तो ये चीजें, मेरा ये ख्याल है कि इतनी आसानी से शायद आगे ना चले। अपोजिशन जो पीटीआई नजर आ रही है वो पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर भी वाइब्रेंट होगी, और साथ ही जो अपोजिशन के किरदार की बात है वो अगर मैं करूं तो वो बहरहाल इनको करना चाहिए कि जितनी भी कानून साजी है, ये अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक कोई अपोजिशन नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई सवाल उठाने वाला नहीं था, किसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा था कि अगर आप ये कानून साजी कर रहे हैं तो ये अवाम के हक में ठीक है नहीं ठीक, इस पे जो है वो बहस होनी चाहिए। बहुत सारी कानून साजी ऐसी भी हुई, उस पर बहस भी नहीं हुई। तो ये सारी चीजें पिन पॉइंट करनी होती हैं अपोजिशन में, और अपोजिशन ही ये जो है वो इंश्योर कराती है कि पब्लिक अवाम के हक में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। मतलब ये उनकी अगर फेयरनेस हो उनकी, और जो उनकी सियासत है थोड़ी सी वो पीछे रख के फेयरली वो उसको करें कि अगर कोई कानून साजी हो रही है तो उस पर अपना जो है वो इनपुट दें और उस पर एहतजाज भी करें, और जहां तक वो रोक सकते हैं उनको रोकने की भी कोशिश करें। फिर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज हैं वहां पे भी इनका जो है वो किरदार बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा जो किरदार होता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जा रहा है या गुस्सा है, एनालाइज करें, जाहिर प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल एक आईनी हक है, मगर साथ साथ जो अपोजिशन का किरदार ऐवान के अंदर होना चाहिए, यानी हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी, स्क्रूटनी, बिल्स की वो जरूर करनी चाहिए। गलत ने ताज़ा सर्वे शाया किया है जिसमें उम्र और शरह खानदगी के हिसाब से वोटिंग ट्रेंड को जांचा गया है, और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स सामने आई हैं। एक तो पहले एज फैक्टर के हवाले से बात की गई है कि 18 से 24 साल के वोटर्स ने पीटीआई की निस्बत नून लीग को 16% वोट कम दिए। पीटीआई ने नए वोटर्स बनने वाले नौजवानों के 38% वोट ज़्यादा लिए, लेकिन नून लीग पुख्ता उम्र के अफराद में ज़्यादा मकबूल दिखाई दी। 50 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स में नून लीग ने मैदान मार लिया। पीटीआई से 30% वोट इस हवाले से उन्होंने ज़्यादा हासिल किए। फिर सबसे दिलचस्प फैक्टर इसके अंदर खानदगी का है, यानी लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। अब इसमें ये बताता है सर्वे के हाई स्कूल या इससे ज़्यादा तालीम याफ्ता जो वोटर्स थे, तहरीक इंसाफ उनमें ज़्यादा मकबूल नज़र आई, जबकि ना खानदा और मिडिल पास वोटर्स की ज़्यादा हिमायत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिली। तो हम इस सेगमेंट में ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस नए ट्रेंड के पीछे आखिर क्या फैक्टर्स या मुहर्रिकात हैं। राव खालिद साहब, खान साहब ने जिस तरह का बयानिया बनाया, पीटीआई का जो बयानिया था, यानी फलाही रियासत का, रियासत मदीना का, फिर करप्शन की उन्होंने बात की, सियासतदानों को उन्होंने चोर का, ये सारे चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स गरीब आवाम को उनके जो इमोशंस हैं या उनका जो गुस्सा है सिस्टम को लेके, उसको उभारने के लिए ज़ाहिर है बनता था। लेकिन फिर क्या वजह है कि अपीस करने में नाकाम रही पीटीआई उसी तबके को जिसके लिए सारा बयानिया बनाया गया था? देखिए, मैं इस सर्वे से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि अगर 8 फरवरी के इलेक्शन ना हुए होते तो शायद हम कुछ इस पर यकीन कर लेते। अगर आप 8 फरवरी के इलेक्शन को आप देखते हैं तो जो पीटीआई ने जो ज़्यादातर आप कह लें कि वो एरियाज़ जहाँ खानदगी की शरह कम है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि लोग शायद कम समझ बूझ रखते हैं, मेरा ख्याल है नहीं रखते, बहुत अच्छे सियासी तौर पे बड़े अवेयर हैं, उसमें आप जनूबी पंजाब देख लें, सेंट्रल पंजाब देख लें, जनूबी पंजाब पर्टिकुलरली, ठीक, फैसलाबाद के साथ, जंग के साथ और मुल्तान और बाकी इलाकों में आप देखें, वो इलाके जहाँ पे ये कह लें कि खानदगी की शरह भी कम है और लोग उस तरह से वो समझदार हैं लेकिन शायद पढ़े लिखे ना हों, तो खानदा और ना खानदा का वो फ़र्क उस तरह से नहीं रहता। तो वो उन्होंने बड़ा ओवरवेलमिंगली वोट दिया है। यंग जनरेशन का ऑब्वियसली उसका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन उसमें है, तो बुनियादी तौर पे बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है।
नजमू साकिब साहब, अगर हम ये मान भी लें कि पढ़े लिखे लोग पीटीआई को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसकी वजह क्या है? खान साहब की या पीटीआई की ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मुतासिर हुए, या फिर ये सिर्फ बयानिए के हद तक की बातें हैं, पॉलिसी मेजर्स हमें उस तरह के शायद नज़र नहीं आते? आप अग्री करते? इससे पहले कि मैं आपके सवाल को थोड़ी सी तफसील से जवाब दूं, पहले तो ये बताना चाहूँगा, ये जो गैलप पोल्स जिनकी बात कर रहे हैं ना, आपने भी की और राव साहब ने भी की, इनको जरा थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ता है। अच्छा। देखना पड़ता है ये गैलप पोल किसने बनाया, ठीक है, इसके पीछे को वेस्टेड इंटरेस्ट था। मैं उसकी मिसाल देता हूं आपको। जी। जब हिलरी क्लिंटन का और डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला था तो आखिरी दम तक गैलप पोल्स अमेरिका के सारे ये कह रहे थे कि हिलरी क्लिंटन जीतेगी। कौन जीता? तो इधर से ये पता लगा कि गैलप पोल अगर बहुत ही ज्यादा नफासत से और बड़ी सोच समझ के बाद, नोक पलक संवारने के बाद भी आप किए जाएं तो हो सकता है कि वो गलत हो। लिहाजा पिंच ऑफ सॉल्ट की मैंने जो बात की है। ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें ये है कि मैं जब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पढ़ता हूं तो मुझे पता लगता है, यानी बहुत सारी रिपोर्टें मैंने पढ़ी, बल्कि 92 की जो एक लंबी ट्रांसमिशन थी, राव साहब भी हमारे साथ थे, हमने वो ट्रेंड्स जो हैं बनते हुए अपनी आंखों के सामने देखे। हमारे सामने जो रिपोर्टें आ रही थी, जो हिसाब किताब आ रहा था, ठीक है, 2 3 4 5 ये आपको एक फिक्रे बताते हैं कि ये वो ट्रेंड हैं जो सामने आए हैं। एक जो आपने खानदा और नाखानदा की बात की है ना, देखिए बुल्ले शाह ने किसी यानी यूनिवर्सिटी से पीएचडी नहीं की थी, ना ही वारिस शाह ने। इसका कोई ताल्लुक नहीं है शऊर का खानगी के साथ। और राव साहब ने भी ठीक कहा, आपने भी ठीक कहा। और मेरे मुल्क में जितना सियासी शऊर देहातों में है उतना शहरों में नहीं है। अच्छा। ये तो पक्की बात है, ये तो सबको पता है। देखिए पहला ट्रेंड सब यानी सामने आया कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा वोट दिया। ये नहीं कि 18 साल के हुए, जी। बुजुर्गों ने, बड़े लोगों ने, बड़ी उम्र के लोगों ने कि हमने वोट देना है, ये पहला। दूसरा ये सामने आया कि नौजवानों को हमने देखा कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं बात करते, वो लाइनों में खड़े होके और बड़े तरीके सलीके से मियां दे नारे वजणगे ये कह के अंदर गए और अंदर जाके इमरान खान को वोट डाला। ये भी हमने देखा। तीसरा हमने देखा कि खवातीन वोटर्स की तादाद जिनकी आप बात कर रही हैं, उसमें हमने ये देखा तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। और जो देही इलाके हैं उसमें खवातीन का तनासुब शहरी इलाकों की खवातीन से ज्यादा रहा। ये भी एक नया ट्रेंड हुआ। ठीक है। फिर एक और चीज सामने आई कि लोगों ने अपने वोट की अहमियत का एहसास किया। उनको पता लगा कि ये वोट के जरिए ही हम कोई चेंज ला सकते हैं, जो कि मेरे आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बड़ा खुशाइंद है। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि सोशल मीडिया का जो रोल है वो वाकई कुछ माने रखता है। भाई मेरा नहीं ख्याल था कि ये जो यानी आजकल के नौजवान हैं ना, जो व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह, इनको पता होगा, आईडी कार्ड लेके जाएंगे वगैरह। बड़े तरतीब और सलीके के साथ सोशल मीडिया ने अपना रोल अदा किया। एक चीज इसमें अपनी तरफ से ऐड करूंगा, ये तो मैं आपको बता रहा था रिपोर्टें जो वेरियस गैलप पोल्स और रिपोर्टों की जो जिस्ट थी। एक चीज और सामने आई और तमाम सियासतदानों को एक चेतावनी मिली। अच्छा। वो इस वक्त जो हुकूमत में है या वो जो इस वक्त हुकूमत में नहीं है। अच्छा। कि वोट वाकई गिने जा रहे हैं। और अगली दफा अगर इलेक्शन हुआ तो ये नहीं होगा कि एक फोन करके हम कहेंगे जी कि इसका जरा ये हिसाब किताब जरा ठीक कर दें। वोट की अहमियत का उन सियासतदानों को भी पता लगा है। और ये मैं आपको बताऊं, ये एक स्टर्लिंग किस्म का बेहतरीन सुनहरी किस्म का ट्रेंड है जो इस वक्त सामने आया। कि अमर से देखे ना, ख्वाजा यानी साद रफीक को देखे, और वो हारना उसका बनता है और उसके मुकाबले में कौन था। तो उसमें मुझे ये पता लगा, या जावेद लतीफ साहब हार गए, तो उसमें पता लगा कि ये वाकई वोट गिने जा रहे हैं। और वोट पड़ने की आखिरी इस वक्त की बात जी, नई हुकूमत को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स, इलेक्शन कमीशन का किरदार और इलेक्शन कमीशन और अगर उसमें मशीनें डालनी है, वोट का तरीकाकार बदलना है, तो ये वक्त है, इसको आप ठीक कर लीजिए। और उसके बाद साहिब इक्तदार लोगों से ये कहना है कि ये जो ट्रेंड्स हमारे सामने आ रहे हैं, इनके आगे दीवार ना बनिएगा, इनको चलने दीजिए। और अवाम को वाकईतन ये पता लगे कि हमारा वोट जो है
वो काउंट हो रहा है और ये एक जबरदस्त किस्म का बिल्कुल ठीक trend है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वोट को इस दफ़ा इज्जत मिल गई मगर वो पीटीआई के खाते में चले गए। साकिब, ये बताइएगा कि पढ़े लिखे लोगों ने जो पीटीआई को वोट दिया है, तो इज़ इट इवन अबाउट पढ़ा लिखा होना, या फिर असल में बात यह है कि ये वो लोग हैं जिनके पास सोशल मीडिया तक रसाई हासिल है? और क्योंकि पीटीआई ने सारी ज़ाहिर कैंपेन्स भी सोशल मीडिया पे की हैं और सोशल मीडिया के गेम में पीटीआई का अभी तक कोई सानी नज़र आता नहीं है पॉलिटिकल रेन में अगर देखा जाए, तो क्या समझते हैं आप? ये सर्वे जो है वो 1000 का सैंपल था। गैलप का जो सर्वे है जो उन्होंने खानदा और ना खानदा की बुनियाद पर किया है और फैक्ट्स कुछ दिए हैं, फिगर्स भी दिए हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें इसी सर्वे को बुनियाद बनाकर, तो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद जो बड़े शहर हैं वहाँ पे जो पीटीआई को वोट पड़ा है, तो इन शहरों में मोस्टली पढ़े लिखे लोग ही हैं। और जो दूसरी आपने बात की कि जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह पीटीआई ने किया है, मेरा ये ख्याल है कि वो तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ 10 साल जो है वो आगे जा रही है। सही बात है। पीटीआई जब टिकटॉक पे जलसे कर रही थी और इस तरह का जो ट्रेंड्स मुतारिफ करा रही थी, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहती थी ये एक सोशल मीडिया की पार्टी है। लेकिन उन्हीं नौजवानों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हम खुद विटनेस हैं कि वो उन्होंने कैसे जो बाहर निकले। उनका तो कैंप लगाने में भी मुश्किलात थी, पुलिस ये वो बहुत सारे इश्यूज थे, तो वो उन्होंने खुद जो है वो पर्चियां बना के लोगों तक पहुंचा रहे थे। कोई पीपल्स पार्टी के कैंप से ले रहा है, कोई नून लीग के कैंप से ले रहा है। अब एक पढ़ा लिखा बंदा ही इस तरह की जो ट्रिक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। मेरा ये ख्याल है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बुनियाद जो है वो इस सर्वे की, वो मेरे ख्याल में दुरुस्त है। और उसके पीछे वजूहात है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह PDM 1 की जो 1.5 साल हुकूमत थी उसकी नाकामियां हैं। वो अगरचे उसकी नाकामियों के पीछे भी उनके पीछे मुश्किल फैसले थे जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए लेना बहुत ज़रूरी था, उन्होंने लिए और उसका एक इफेक्ट था, महंगाई और सारी चीज़ों पे आया। और वो जो 1.5 साल था वो और इसके अलावा जो निगरान दौरे हुकूमत था, वो उसमें जो कार्रवाइयाँ हुई, क्रैकडाउन हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा स्पेसिफिकली एक पॉलिटिकल पार्टी को जब आप टारगेट कर रहे हो और इतना वाइब्रेंट है डिजिटल मीडिया, आपके इतने मतलब फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, हर चीज़ हर जगह पे पहुंच रही होती है और विद इन मिनट्स पहुंच रही होती है, कहीं पे भी कोई चीज़ रुक नहीं सकती। तो जब एक ही को टारगेट किया जा रहा हो, बार बार टारगेट किया जा रहा हो, फिर 3 बड़े फैसले इलेक्शन से एक हफ्ते पहले आ जाते हैं, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स थे जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। हमदर्दियां भी थी, लोगों का रुझान PDM की वो जो मैं 1.5 साल हुकूमत का बताया कि उसका जो असर था, अच्छा उसको आम आदमी ने इस तरह लिया कि अगर 3 साल हुकूमत जो है वो इमरान खान नहीं चला सके तो इन्होंने 1.5 साल आके क्या कर लिया है। तो ये भी एक फैक्टर था। लोग मतलब उन्होंने सोचा तो उन्होंने कहा कि ठीक है इमरान खान जो है वो बात कर रहा है, वो तब्दीली की या इस तरह की बात कर रहा है तो हम उनको ही वोट देते हैं। फिर जब बार बार इस तरह के जब फैसले भी आना शुरू हुए, इद्दत का फैसला आ गया, साइफर केस का फैसला आ गया, तोशा खाना का फैसला आ गया, इससे पहले भी एक जो है वो तोशा खाना फौजदारी केस का भी फैसला आ गया। तो इतने बड़ी चीजें जो है वो जब मिल गई तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि उस पूरे जो रुझान है उसने तब्दील कर दिया है। अच्छा जो गैलप है इसने पहले सितंबर में भी और फिर फरवरी में भी सर्वे किया था और उस सर्वे में जो सितंबर का सर्वे था 2023 का, उसमें उन्होंने टॉप पे जो खान साहब हैं उनको रखा और उन्होंने कहा दूसरी शख्सियत नवाज शरीफ साहब हैं। लेकिन फरवरी के जो सर्वे है उसमें जो टॉप की शख्सियत उन्होंने करार दिया कि नवाज शरीफ साहब हैं और दूसरे नंबर पे इमरान खान साहब हैं। इसी तरह फरवरी में जो सर्वे हुआ था उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि 40% पार्टी का लोग पार्टी का नाम नहीं जानते, मतलब फेमिलियर नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के नाम या उनका आगे मैनिफेस्टो या इस तरह की चीज़ों से। तो ये फैक्टर्स तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं ओवरऑल यही कहूंगा कि ये जो वो कह रहे हैं कि शाऊर या खानदा या पढ़े लिखे लोगों ने ज्यादा वोट दिया है, तो मैं इस चीज से कम एग्री करता हूं कि उस मुख्तलिफ फैक्टर्स ने उनको जो है वो एक जगह इकट्ठे किया और उसके बाद उन्होंने वोट किया है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन डिस्कशन का सिलसिला जारी है, ब्रेक का स्टे विद अस।
वाकई में नाज़रीन, हर नई आने वाली हुकूमत के लिए जहां मुल्क के अंदरूनी मसाइल अहम होते हैं, वहीं खारजी उमूर भी तवज्जो तलब होते हैं। और पाकिस्तान के खारजा उमूर में सबसे अहम और बड़ा चैलेंज अमरीका से ताल्लुकात को समझा जाता है। अब इन ताल्लुकात को मेंट करना इस हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा और हुकूमत को क्या करना चाहिए, इसी पर बात कर लेते हैं। नजमुल साकिब साहब, क्या वाकई PTI दौर में अमरीका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात थे उनको कोई डेंट पड़ा था, और अब क्या करना होगा हुकूमत को? देखिए, एक तो वॉर ऑन टेरर पे जो डू मोर की पॉलिसी थी, फिर अमेरिका की जो F-पाक पॉलिसी थी, फिर जो उसमें हमारे बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात अमेरिका के रहे, उसमें इमरान खान की जो खारजा पॉलिसी थी, उस यानी इमरान खान के दौर में जो खारजा पॉलिसी हमारी थी, उसने उसमें इजाफा किया। अच्छा। मिसाल के तौर पे वो विंटर ओलंपिक्स होते हैं चाइना में, यूरोप और अमेरिका उसको बायकॉट करता है, लेकिन हमारे बड़े जो हैं वहाँ पहुँच के तो इनाग्रेशन में बैठे हैं। मिसाल के तौर पे यूक्रेन की वॉर जिस दिन शुरू होनी है, तो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी किसी किस्म की चीज़ है, ये इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, और ये इसका तो सवाल पैदा नहीं होता, और हम कोई गुलाम हैं। और फिर सबसे बढ़ के कि पाकिस्तान की होनी चाहिए खारजा पॉलिसी, आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, यानी मादर पिदर आज़ाद होनी चाहिए। तो उस तरह ये है कि किसी भी दुनिया की जो खारजा पॉलिसी होती है, इसको आज़ाद नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अब ये है कि ये सारी सिचुएशन जमा हो गई, और अब इसको हमने, इस नई हुकूमत ने इसको कैसे डील करना है। दो तीन बातें पहले ये देख लेते हैं कि अमेरिका क्यों अहम है। सबसे पहली बात यह है कि वो आपका सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, बिजनेस की बात कर रहे हैं हम। वहां पे जो पाकिस्तानी आपके हैं वो आपका एसेट हैं। नंबर दो ये है कि सिर्फ बायलैटरल ही नहीं होता कि दो तरफा ताल्लुकात की वजह से अमेरिका चूंकि दुनिया के सारे ममालिक जितने भी हैं उनका हमसाया है, तो वो यानी यूं समझिए कि मोहल्ले का जो बड़ा होता है ना, जिसकी बात सुनते हैं सारे, तो वो तो सुपर पावर है, आपकी सोल सुपर पावर। अभी तक वो ना सिर्फ अपने बारे में बात कर सकती है बल्कि दूसरे मुल्कों को भी रोक सकती है। तो अमेरिका के साथ आपने ताल्लुकात ठीक रखने हैं। हमारे आर्मी चीफ का एक विजिट हुआ था ये पिछले दिनों, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे बात बताई थी कि वो हालात अब नहीं रहे, अब हम एक नए दौर का आगाज करना चाहते हैं, जो कि हमें करना है। अब इस नई हुकूमत में जो टीम बन रही है, देखिए खारजा पॉलिसी को बना तो लेते हैं, टॉकिंग पॉइंट्स ऊपर से मिल जाते हैं, विजन मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है प्राइम मिनिस्टर से वगैरह वगैरह, लेकिन ये है कि उसको चलाना किसने है। तो जो टीम सामने आ रही है वो ये है कि होंगे जलीलाबाद जिलानी साहब होंगे, तारिक फातमी साहब होंगे, और साथ में उनके जो है वो हमारा बरखुरदार फॉरेन सेक्रेटरी बैठा होगा। ये चार लोगों ने खारजा पॉलिसी चलानी है। और जहां तक अमेरिका की बात है, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि जो हमारे हाजिर सर्विस अफसरान हैं ना, जो 21-22 ग्रेड में इस वक्त काम कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाए कि वो वाशिंगटन जाएं और उसके बाद वो न्यूयॉर्क जाएं, और जो उनके अंदर विगर है, जो उनके अंदर इंथुजियाज्म है, या वो जो हाजिर सर्विस की बात होती है, क्योंकि हमारे ये जो दो सफ़ीर हैं इस वक्त न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में, ज़बरदस्त सफ़ीर हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि अब, और वैसे भी अगर आप देखें तो हुकूमत जब चेंज होती है ना कोई भी, तो एक साइफर जाती है उन तमाम यानी जो सुफरा होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, भाई आप अगली फ्लाइट से वापस आ जाएं। अच्छा। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि जो टीम है, बल्कि मेरी नेक ख्वाहिशात हैं इस नई टीम के साथ, उसमें यह है कि दो सफ़ीर आपके जो हैं हाजिर सर्विस वो जाएं, और अपना जो उनका वो जो जवानी होती है, वो जो विगर होती है, वो जो उनके अंदर नए आइडियाज होते हैं, उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ ठीक भी होने हैं, बेहतर भी होने हैं, और इसी में हमारी भलाई भी है। क्योंकि याद रहे कि फॉरेन पॉलिसी कोई हवा में चीज नहीं होती कि जी ऐसी होनी चाहिए। आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है डिपिक्शन ऑफ योर ओन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन एट अ गिवन टाइम। तो इस वक्त तो हमें बहुत ज्यादा माशी मसाइल हैं, हम तो खारजा पॉलिसी यानी सिर्फ उसमें यह होगा कि हमारी मईशत ठीक हो जाए। आपके तमाम सफीरों का ये काम होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, ये SIFC हमने शुरू की है। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो मजबूती की तरफ जा सकती है। बिल्कुल जी, हम उम्मीद करते हैं। राव खालिद साहब, जब हम पाक अमेरिका ताल्लुकात की बात करते हैं तो उसमें फिर 3-4 फैक्टर्स और भी आ जाते हैं। भारत आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, और अब फ़लस्तीन का मसला भी बीच में आ जाता है। ये सारे फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और आज के दौर में अगर देखा जाए इन तमाम तर मसाइल के साथ किस तरह इन्फ्लुएंस करेंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात को?
एक तो हमें ये देखना होगा कि अमेरिका का अब वो दुनिया से क्या चाहता है। क्या वो उसी तरह जंगे करके इराक, अफ़गानिस्तान और इस तरह की करके सारा वो करना चाहता है मामलात को, या उसकी कुछ स्ट्रेटजी में तब्दीली आई है। उसकी स्ट्रेटजी में बहुत बड़ी चेंज आई है। अब वो उसके स्ट्रेटजिक कंसर्न की बजाय जोग्राफिकल कंसर्न्स आ गए हैं, और जोग्राफिकल कंसर्न्स में वो सबसे ज़्यादा फोकस उसका है एशिया पैसिफिक पे, जिसको उसने अब इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटजी के तौर पे IPS कर दिया है। इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटजी उसका रीब्रांडिंग कर दी है उसने, और उसका नाम ही चेंज कर दिया है, और उसके कुछ एम्स हैं उसके, ठीक है, क्योंकि ये आधी पॉपुलेशन दुनिया की यहाँ पे है और 2/3 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी है ये इंडिया पैसिफिक जो खिता बनता है पूरा, ठीक है, जिसमें हम भी हैं, इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है, चाइना भी है, जापान भी है, और सारे उस पर ईस्ट साउथ एशिया भी है, वेस्टर्न पैसिफिक भी है, और इंडियन ओशियन भी है उसमें, सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी उसमें आ जाती हैं। उस इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटजी के उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक तो उसने कहा जी एडवांस एंड फ्री ओपन इंडियन पैसिफिक के जोग्राफिकल कंसर्न की जो मैंने बात की है कि जो पैसिफिक है ये फ्री होना चाहिए, मूवमेंट के हवाले से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की तजारत को करना चाहता है, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता है वो कर जाए। दूसरा जो बियॉन्ड रीजन जो रिलेशनशिप है या उसका कनेक्शन है उसको बिल्ड करना है। दैट मीन्स कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक, इंडिया और बाकी जगहों से लेके तो ये एक ओपन कॉरिडोर एक होना चाहिए, जो कि हमने 2010 में एग्री भी किया था कुछ चीज़ों के ऊपर। तीसरी है ड्राइव रीजनल प्रॉस्पेरिटी। जो मुआशी कंसर्न है उसका वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको पता है 2/3 इकॉनमी जहाँ पे है दुनिया की, वहाँ पे मुआशी तौर पे असला बेच के हासिल करते रहे पहले, अब उन्होंने मुआशी तौर पे बिजनेस एक्टिविटी जनरेट करके वो किया जा सकता है। फिर इंडो पैसिफिक की जो सिक्योरिटी है ये वो चीज़ है जहाँ पे आके वो अपना असला भी बेचेंगे, और इसकी सिक्योरिटी के बहाने से वो साउथ चाइना सी में भी आएंगे और बाकी मामलात भी यहाँ से वो खराबी की कोशिश करेंगे। फिर बिल्ड रीजनल स्टेबिलिटी, जो रिजिलियंस है अगेंस्ट जो है ट्रांसनेशनल थ्रेट्स। अब ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, इस रीजन में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उसमें पाकिस्तान का बड़ा सेंट्रल प्लेस है, क्योंकि पाकिस्तान अगर रास्ता दे देता है ईरान को और ख़ास तौर पे इंडिया को टू अप्रोच सेंट्रल एशियन स्टेट, अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। अच्छा, उसके ऊपर उसका फोकस है बुनियादी तौर पे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम किस तरह से वो स्पेस क्रिएट कर सकते हैं अपने पड़ोसियों के साथ। ताल्लुकात जो है वो उसकी इंटेंसिटी जो हमारी इख्तलाफ की है उसको कम करके, और बाकी इंडिया पर्टिकुलरली उस पर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ज़्यादा ये अमेरिका पे डिपेंड करता है कि वो इस रीजन में किस तरह से चीज़ों को नॉर्मलाइज करके ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटजी के वो अटेन करना चाहता है। वो जंगे तो कर नहीं सकता, रूस के खिलाफ उसने वो सुर्ख इनकलाब का करके थ्रेट दिखा के कर दिया, तो चीन के खिलाफ ऐसा कोई बयान नहीं है। इसलिए इसमें अब अमेरिका पे डिपेंड करता है कि वो हमें किस तरह से लेके चलना चाहता है। आपका पॉइंट आ गया साकिब। ज़ाहिर है अमेरिका में नवंबर में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप बड़े वहाँ पर इस वक्त पॉपुलर हैं, जो भी सर्वेस चल रहे हैं वहाँ पे कैंपेन्स हो रही हैं, तो क़यादत की अगर तब्दीली हो जाती है इस साल, उससे किस किस्म के नए चैलेंजेस आ सकते हैं पाकिस्तान के लिए? चैलेंजेस तो मेरा ख्याल है अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो सूरत हाल में कुछ जो है वो तब्दीली भी आएगी। बाज़ जो है वो मुबसरीन ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला दौर था वो पाकिस्तान के लिहाज से मुख्तलिफ था। फिर जब वो गए, जो बाइडन आए, तो इमरान खान जो PTI की गवर्नमेंट थी वो एक टेलीफोन कॉल का इंतज़ार करते रहे। पाक अमेरिका जो ताल्लुकात थे वो कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। फिर इसी दौरान जो साइफर आ गया, साइफर के तनाजुर में जो यहाँ पे एक पूरा बयानिया बना, फिर इस साइफर के तनाजुर में हमें यह भी जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए कि पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी या जो अंदरूनी हमारे मामलात हैं, क्या किसी दूसरे की मुदाखलत हो सकती है या नहीं हो सकती। क्योंकि साइफर जो था उसमें उस वक़्त के जो सफ़ीर थे उन्होंने यहाँ पे ब्रीफिंग्स भी दी और उसके बाद एहतजाज भी किया गया किसी न किसी लेवल पे, यहाँ पे भी, वाशिंगटन में भी,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइफर के मामलात थे वो सिर्फ इतने नहीं थे कि बिल्कुल 100% कुछ था ही नहीं, कुछ ना कुछ था जिस पे जो है वो पॉइंट आउट की गई चीज़ें। नाज़रीन फीडबैक देगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।